अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और एज़ यूजुअल जनाब खबरें लाए हैं आपके पास, आपकी खिदमत में। और पहली खबर का ताल्लुक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी हाँ, आए रोज़ कोई ना कोई इस सिलसिले में पेशरफ्त भी होती है, लोग पकड़े भी जाते हैं। एफआईए का जनाब धावा बोल देते हैं। और इसी तरह एक सिचुएशन ये बनी कि एफआईए ने जनाब अचानक किसी की कंप्लेंट पर विजिट किया और छापा मारा। और जनाब पता ये चला कि पीआईए का एक कोई स्टाफर है, पीआईए का एहलकार है, वो एक बंदे से 10 लाख रुपया उसने लिया। और झांसा ही होता है, मैं तो समझता हूँ उसको कि जी बाहर तुझे भेज दूंगा। और उसको इस वक्त वो साहब जेर हिरासत है। अब सोचने वाली बात ये है कि अब इतनी को आईटी ने तरक्की कर ली है कि आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को खोलें, सारे रास्ते आपके सामने खुले हैं, पूरा जहान उसमें होता है। यानी अब भी आप एजेंट्स के हत्थे चढ़ते हैं यार, सारी मालूमात लें, क्राइटेरिया पूरा करें। हाँ, ये एक अलग बात है कि क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो आप जनाब इन एजेंट्स का, इन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो आपसे पैसे बटोरते हैं। उसमें आम तौर पर बिजनेस फाइनेंशियल एविडेंस नहीं होती बंदों के पास, तो वो कहते हैं जी हम आपको जाली, देखे ना, जिस काम की इब्तदा ही 2 नंबरी से है उसमें बरकत कहाँ पे डलनी है कि हम आपको जाली स्टेटमेंट ले देंगे, आपको फलाना कर देंगे, बैंक स्टेटमेंट बनवा देंगे। लेकिन उसके पैसे लगते हैं और लोग तो पैसे देते हैं। शायद हम इतनी को मायूसियों के अंधे गढ़ों में गिरे हुए हैं कि हमें ये चीज़ें उस वक्त बिल्कुल हम बलाए ताक रख देते हैं। हम कहते हैं यार पैसे दो और अपने काम करवाएं, जो कि मैं समझता हूँ सरासर गलत बात है। कि आप उस क्राइटेरिया के लिए कोशिश करें, अभी थोड़ा सा टाइम गुजारें, अपनी स्टेटमेंट ठीक करें, जेन्युइन वे में ठीक करें। किसी दोस्त अहबाब से, वालदेन से बंदा उधार पकड़ता है, पैसे उसमें जमा करवा देता है, वो तो है जेन्युइन तरीका। फिर आपके पास बाज़ दफ़ा डिग्रीज नहीं होती कि अगर आपने स्टूडेंट वीज़े पे जाना है तो जाली डिग्रियों के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब जो भी होता है। बहरहाल एफआईए ने बिल्कुल ठीक किया, उन साहब को पकड़ा। बल्कि ये ज़रा सरगर्म अमल हो गई है एफआईए। शेखुपुरा से भी हमें खबर आई है कि वहाँ से भी एक शख्स को पकड़ा है, वो भी पैसे बटोर रहा था किसी आदमी से कि जी मैं तुझे बाहर भिजवा देता हूँ। लोग भी क्या करें आजकल, इतनी को मतलब मैं समझता हूँ कि डेस्परेशन है और डिप्रेशंस हैं, लोगों को डीप डिप्रेशन में गए होते हैं और ऊपर से उनको लूट लिया जाता है, तो गोया उनके डिप्रेशन में इजाफा ही देखने में आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बड़ी नाइंसाफ़ी हैं जो ऐसे लोग काम करते हैं। खुदा का खौफ करें। एक बंदा, पता होता क्या है, इसमें आम तौर पर जो मुतवसत से भी नीचे वाला तबका है वो आम तौर पे शिकार होता है। और ये वो लोग होते हैं जो इनको देने के लिए, पैसों में का अरेंज करने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ बेचते हैं। किसी का बाप कर्ज पकड़ रहा है, कोई अपनी जनाब ज़ाती इमलाक बेच रहा है कि जनाब इनको दें। और जो वालदेन होते हैं वो कहते हैं ठीक है बेच दो, बाहर हमारा बच्चा चला जाएगा तो कमाइयाँ करेगा तो शायद कर्जे भी उतर जाएंगे, चीज़ें दोबारा मिल जाएंगी। बाहर जाए तो सही, बाहर भी नहीं जा पाता। उल्टा जनाब एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, टाइम भी गुजर जाता है, चीज़ें भी बिक जाती हैं और जूतियाँ घिसाता फिरता है बंदा इन लोगों के पीछे। तो एफआईए ठीक करती है। आम तौर पे देखा गया छापे पड़ते हैं, ऐसे बंदों के पास इतना जनाब एक वॉल्यूम होता है पासपोर्ट्स का जो बरामद होता है, तो फिर इनको कड़ी से कड़ी सजाएं भी होती हैं, वो छूट भी जाते हैं, वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और दुआ तो यही है कि हमारे अपने मुल्क में ऐसे मामलात हो जाएं कि बंदा बाहर जाने का सोचे ही ना। क्योंकि जो बाहर जाके सोबतें झेलता है, जो बाहर जाके मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ता है, यार आपको अभी पता नहीं है। आप जब बाहर, जो वालदेन और पीछे जो आपके अजीज़ो कारब होते हैं, शादियाने बजाते हैं, ढोल बजाते हैं जनाब, और महफिलें लग जाती हैं कि साडा पुत्र हुन बाहर चला गया तो हुन खरे साड़ी ज़िंदगी बदल जानी। उस पुत्र से तो पूछें कि उस किस भाव बिकती है जब वो बाहर जाता है। सबसे पहली बात तो ये, तो अगर चला भी जाए किसी न किसी तरीके से, आम तौर पर ये देखने में आया कि जो एग्रीमेंट होते हैं वो कुछ और होते हैं, वहाँ जाके जनाब कुछ और सिलसिले उख्दे खुलते हैं। यहाँ पे तो बड़े पैकेजेस उसमें बताए जाते हैं, एग्रीमेंट्स में बड़ी मरात होती हैं, वहाँ जाके कख नहीं होता। लेकिन बंदा फिर इसी पे इक्तफा कर लेता है, चलो मैं वहाँ से तो आ गया, अब मैं अपनी किस्मत आजमाई करूँगा, शायद मुझे कोई अच्छा कफ़ील, अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए। शायद जैसे यूरोप में, अमेरिका में जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बंदा कहता है छुप छुपा के वकील कर लो, यहाँ पे लीगलाइज एक दफ़ा हो जाओ, बाकी फिर और जॉब्स भी कर लेंगे तो हम कुछ सिलसिले, शायद वो अपनी जो बैकलॉग लगा होता है उसको पूरा कर लें।
یہ غلط ہے بات، مت کریں، ان چیزوں میں مت پڑیں۔ آج کل تو ہاتھ کو ہاتھ کھا رہا ہے، اتنے فراڈسٹرز ہیں کہ خدا را کچھ نہ کریں، صرف گوگل پہ جائیں، چیک کریں، چیزیں دیکھیں، اس کے مطابق اگر آپ پورے اترتے ہیں تو صحیح ہے، ادروائز یہاں پہ کوئی کام ڈھونڈیں، محنت کریں۔ ہاتھ سے محنت کی جو کمائی ہے نا، وہ سب سے افضل ترین ہے، اس کی طرف سوچیں۔ بیک ڈورز اور شارٹ کٹس میں نہ پڑیں۔ بیک ڈورز اور شارٹ کٹس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ کمپلینٹ تو کر دیتے ہیں اس بندے کے، اگر آپ کا ہاتھ پڑتا ہوتا ہے تو وہ، لیکن آپ کا معاملہ تو کیا، جس بندے نے فراڈ کیا اس کو اندر کروا کے ہوتا ہے حل، وہ کیا کرے گا؟ اگر بار کٹائی ہوگی، اس کو کٹ پڑے گی، ہو سکتا ہے آپ کو ادھے پچدے کوئی بھی پیسے دے دے، لیکن آپ کا وقت ضائع ہو گیا۔ آپ نے جو پول ان کیا تھا، جو ریسورسز ڈپلوائے کر کے بیچ کے وہ پیسہ اکٹھا کیا، وہ بھی تو پیسہ کسی بھی مطلب ایک کام میں نہ آ سکا۔ مختصراً یہی ہے کہ ذرا سوچ بچار کے سدھار۔ اگلی خبر ہم آپ کو دیتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی جناب، اس کا اب چرچا بڑا ہونے کو جا رہا ہے، اب سلسلے شروع ہو رہے ہیں کہ 2025 یعنی کہ نیکسٹ ایئر آغاز ہوگا اور ایک بڑا میلہ سجے گا پاکستان میں، اور آئی سی سی نے تو ہمارے جو اسٹیڈیمز ہیں جہاں پہ میچز ہونے ہیں ان کا تفصیل سے دورہ بھی کر لیا ہے، انسپیکشن کی ہے، اور انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دی ہیں کہ سیکیورٹی سیفٹی کی کلیئرنس جو ہوتی ہے وہ دے دی ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارے اسٹیڈیمز اس دفعہ دنیا بھر کے اسٹیڈیمز کا مقابلہ کر سکیں گے، کہ وہاں پہ تمام تر وہ سہولتیں میسر ہوں گی، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ وہاں پہ سیکیورٹی بھی پوری طرح ہوگی۔ چلیں، بہت اچھی بات ہے، پاکستان کا نام تو روشن ہوگا کھیلوں سے، بہرحال یہ ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، پہلے بھی ہم نے ذکر کر رکھا ہے کہ جب کرکٹ یہاں پہ ہوتی ہے تو لاہور سیل ہو جاتا ہے، جس شہر میں بھی ہوتی ہے تو ہم بڑے سیکھ پا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی عقل بھی استعمال کرتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کو نا، جو اس وقت بالکل کہہ لیں کہ انکیوبیٹر میں ہے، اس کو جناب لیڈیں لگی ہوئی ہیں، وہ بیچارہ تو بس جیسے اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، لیکن بالکل ہم تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں، تو کچھ ہی اچھا ہو جائے، ہمارا امیج ہی کم از کم اچھا ہو جائے، باہر کی ٹیم میں آئیں، پوری دنیا ہمیں دیکھے، اور جو سیر و تفریح، سیر و سیاحت کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، چلو وہی اسی بہانے تھوڑا بہت ہو، لیکن بہرحال ایک ایکٹیویٹی تو ملک میں ہوتی ہے، بزنس ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جب آتے ہیں اسپانسرشپس ملتی ہیں، ٹکٹیں بکتی ہیں، اور ایک بہرحال ایک کام تو گرم ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ خوشائند بات ہے، یہ ویسے بھی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ہے، فائنینشلی بھی سمجھ لیں کہ ایک ہیلدی ہی اور اچھی ہی بات ہے۔ ہمارا سافٹ امیج جاتا ہے دنیا میں، جو کہ بہت ضروری ہے، ہمارا امیج بہت خراب ہو چکا ہے، تو ہمارا جو سافٹ اور ایکچوئل امیج ہے، میں نہیں کہتا سافٹ امیج، ایکچوئل امیج بھی تو جائے نا باہر کے، ہمارے تماشائی ہیں کیسے جناب وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کتنا جوبیلنٹ وے میں وہ جو مہمان ہیں آئے ہوئے کھلاڑی، ان کے ساتھ ان کے وہ سلسلے بنتے ہیں، تو دس از سم تھنگ گڈ۔ آگے ہم آ جاتے ہیں جناب کہ آپ کو ایک بڑی حیران کن خبر دیتے ہیں کہ دنیا جہان میں دو ایکسٹریمز، بہت ساری جگہیں ایسی جہاں پہ ایکسٹریمز ویدر ہوتے ہیں، کلائمیٹک جو کنڈیشنز ہوتی ہے، کہ بعض جگہیں ایسی ہیں پوری دنیا میں جہاں پر گرم ترین وہ علاقے ہیں اور گرمی ان کی جان ہی نہیں چھوڑتی، جبکہ ناردرن پارٹس آف دی ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اتنی سردی اور اتنی طویل ہوتی ہے سردی کہ ہم جیسے بندے تو ویسے ہی، میرا مطلب کلفی جمنے والی سردی ہوتی ہے وہاں پہ۔ اور آپ کو بتاتے ہیں، ہم نے کوئی 4-5 شہر ایسے چنے ہیں جو کہ ٹاپ آف دا لائن، سر فہرست ہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو کینیڈا بڑا ویسے مشہور ہے، وہاں پہ بڑا ہارڈ اور ہارش ویدر ہوتا ہے سردی کے حوالے سے۔ اوٹوا جو جناب کینیڈا کا کیپٹل ہے، وہاں پہ کوئی 10 سے 12-13 ڈگری پہ جاتا ہے جناب، آپ کا جو درجہ حرارت ہے مائنس میں، مطلب مائنس میں جاتا ہے، تو -10 پہ جائے تو آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال بنے گی، -10، اور خاص طور پہ کوئی پاکستانی بیچارے یہاں سے جو جاتے ہیں، گرم علاقے ہیں ہمارے، سردی آتی بھی ہے تو میری شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اب تو یوں سمجھ لیں کہ کوئی 19 دن کے لیے یا 18 دن کے لیے سردی آتی ہے۔ کبھی ہم جب چھوٹے تھے سنا کرتے تھے یار 6 مہینے سردی تو 6 مہینے گرمی، پھر ہم کہتے تھے نہیں 3 کو مہینے، اب ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ 1 مہینہ بھی نہیں، کچھ دن ہی سردی آتی ہے، اور وہ بھی کوئی ایسی سردی نہیں ہوتی کہ مطلب جس کا ہم موازنہ کر سکیں دنیا میں پڑنے والی مختلف جگہوں پہ سردی کا۔ تو اوٹوا کا ہم ذکر کر رہے تھے جناب، کیپٹل کینیڈا، یہاں پہ -10 ہوتی ہے،
उसके बाद आ जाते हैं व्लादिवोस्टोक, रशिया। ये रशिया का आखिरी स्टेशन है। यहाँ पे जनाब कोई तकरीबन -13 तक जाता है जो आपका दर्जा हरारत, यानी -13 बड़ी बात है, बड़ी ठंड होती होगी वहाँ पे। और व्लादिवोस्टोक के बाद एक है नोवोसिबर्स्क। नोवोसिबर्स्क भी रशिया का एक इलाका है। रशिया में ओवरऑल इतनी ठंड होती है, साइबेरिया की हवाएं और ठंड तो यहाँ तक भी आती हैं, साइबेरिया की हवाएं, और लग पता जाता है जब वो हवाएं आती हैं तो पता चलता लो जी कोई बचा कुचा टुकड़ा ठंड का हमारी तरफ भी आ जाएगा। तो ये रशिया का इलाका है जनाब, एक शहर है। यहाँ पर भी कोई तकरीबन कह लें कि ऐसी ही सूरत हाल है कि -16, 17, 18 तक जाता है। फिर आस्ताना है, एस्टना या आस्ताना, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -15, 16, 18 बल्कि 19 तक जाता है। और सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है जनाब विनिपेग। विनिपेग कनाडा, ये भी कनाडा का इलाका है, -40। जी हाँ, ज़रा सोचें थोड़ी देर के लिए कि -40 में क्या होता होगा। बंदा चाय भी नहीं पी सकता होगा क्योंकि चाय भी ठंडी हो जाती होगी। हर चीज़ जिसको हाथ लगाएं -40। जस्ट इमेजिन कि कितनी ठंड वाले इलाके हैं और बंदे वहाँ पे गुजर बसर कैसे करते होंगे। तो यकीनन करते होंगे क्योंकि वहाँ के वो आदी हैं। ये ऐसे ही है कि विनिपेग का बंदा अगर यहाँ पे आ जाए, ठट्ठा और इधर सिब्बी जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, जेकबाबाद, यहाँ पे आए तो वो कहेगा कि यार यहाँ के लोग कैसे जिंदगियां गुजारते हैं। मतलब दो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गई ना। तो बहरहाल ये हमारी मतलब एक ग्लोब का हिस्सा है। कहीं है ठंड और बहुत ज़्यादा ठंड, तो कहीं है गर्मी और बहुत ज़्यादा गर्मी। और ये बहुत ज़्यादा गर्मी पाकिस्तान के दीगर शहरों में ठीक है, 38 हम अब 40 तक जाता है अगर, तो रूटीन में गर्मियों में 40 से भी वैसे अबाव हो जाता है कुछ दिनों के लिए, तो हम यूज टू हो गए हैं, हम इसके बाकायदा आदी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अभी हम पक्की और ज़बरदस्त किस्म की ठंड वाले आदी नहीं हुए हैं। तो बहरहाल ये हमने जनाब 2-3 खबरों का हवाला दिया। छोटू सा मैं रिकैप दे देता हूँ जनाब। हमने अपने आज के वीलॉग का आगाज़ किया था PIA के स्टाफर से, जो भाई साहब पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। कितनी बुरी बात है। PIA तो वैसे ही बदनाम हो गया ना। मुझे समझ नहीं आती कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ब्लैक लिस्ट इस मामले में जो हमारे सोसाइटी का हिस्सा हैं वो ये PIA के हैं। जो हमारी एयर होस्टेस बाहर जाती हैं तो जनाब वो वहीं की होकर रह जाती हैं। यहाँ से गई हैं सुर्खी पॉलिश लगा के, तो वहाँ उतरते ही जनाब एकदम से फेंक दी है अपनी वो सारे जो इनका अटायर होता है, और जनाब आगे वो कैनेडियन बन जाते हैं छुप छुपा के। मतलब ये कितनी शर्मनाक बात है कि वहाँ की अथॉरिटीज़ को जो पता चलता है कहते हैं वन मोर, और ज़्यादा वन मोर ये पाकिस्तान से होते हैं। ये एक वाक़या नहीं है। PIA के साथ जुड़े हुए इस तरह के बेशुमार नाखुशगवार और शर्मनाक वाक़यात हैं, और इनको ये सोचना चाहिए वही PIA थी ना। किसी ज़माने में इसके बारे में लोग कहते थे कि PIA फ़्लाइट जब आती थी तो लोग अपनी घड़ियों के सुइयाँ चेक करते थे, अपनी घड़ियों के टाइम फिक्स करते थे कि यार ये तो एग्जैक्ट टाइम पे आ गई है, हमारी घड़ी कहीं आगे पीछे तो नहीं है। ये वो PIA थी जिससे लोग बाहर की दूसरी एयरलाइंस वाले इनसे ट्रेनिंग लिया करते थे। तो वो ट्रेनिंग कहाँ गई? वो तो सारे चीज़ें मलिया मेट ही होगी। दीगर डिपार्टमेंट्स की तरह ये भी बहुत ज़्यादा ज़ुबूं आली का शिकार है, और कह लें कि जो इखलाकी गिरावट का आलम ये है कि अथाह गहराई है, बहुत ही नीचे। पता नहीं वहाँ से वापसी होनी है कि नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।